राज्यपाल कभी किसी मंत्री को सीधे निकाल नहीं सकते। अपराध के जो खबरें हैं वो निकाल दीजिए तो 50% से अधिक कागज आपको रिक्त देखने के लिए मिलेगा। दया आती है मेरे मन में। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राजभवन में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। राम नाईक तमाम वजहों से बड़ी उपलब्धियों से भरा उनका अब तक का 2 साल का कार्यकाल रहा है, तो कुछ विवाद भी उनके साथ जुड़े रहे हैं। तमाम बार ऐसा भी हुआ है कि अति सक्रियता की बातें भी राज्यपाल के लिए कही गई, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले भी उत्तर प्रदेश के हित में राम नाईक ने लिए, जिसकी वजह से वो बहुत चर्चा में रहे। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आई कि जब राजनीतिक दलों ने, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, बहुत ओपन अटैक भी राजभवन पर किए गए। तो इन 2 साल में गवर्नर राम नाईक का कार्यकाल कैसा रहा, उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया, यूपी के लेकर उनकी क्या उपलब्धियां रहीं और उनका क्या मानना है कि उत्तर प्रदेश के हित में बतौर राज्यपाल उनकी क्या क्या भूमिका रही है। तो आज प्राइम डिबेट में अगले 30 मिनट राज्यपाल के साथ चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के विकास और सामाजिक सरोकार और उनके 2 साल के अपने कार्यकाल को लेकर। गवर्नर साहब, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी के स्टूडियो में, और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने बहुत व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालकर ईटीवी के स्टूडियो आए। तो उसके लिए मैं पूरे ईटीवी चैनल की तरफ से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके दरवाजे पर एक दृष्टि से देखा जाए तो पहले दफ़े आने का मौका मिला है। आपके कैमरे तो गए 2 साल मुझे जहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पकड़ते रहते हैं, लेकिन आज प्रसन्नता की बात है कि आपके घर में ही मैं आया हूँ। आपका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो इस दौरान इन 2 सालों में उत्तर प्रदेश को आपने कितने करीब से महसूस किया? क्या आप खुद अपना आकलन कैसे करते हैं? ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश को पहले भी जानता था 2 कारणों से। एक तो ऐसा है कि मैं मुंबई से 3 बार विधायक रहा, 5 बार सांसद रहा, सांसद होते हुए मंत्री भी हुआ। तो मुंबई के जनजीवन में लगभग 25% उत्तर भारतीय है। जी जी। और जो मुझे चुनकर भेजते थे, और आपके क्षेत्र में तो ज़्यादा ही उत्तर भारतीय, और इसलिए उनको मैं जानता था। राजनीतिक गतिविधियों में मैं भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग पदों पर रहा, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के दौरान मैं आता रहा। तो घूमना भी चाहिए, लोगों से मिलना भी चाहिए, उससे अधिक जानकारी बतौर मिलती है। गवर्नर अब तक के 2 साल के आपका जो कार्यकाल हुआ है, उसमें आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि किस बात को मानते हैं? ऐसा है कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि कौन है, यह लोग तय करें या मीडिया भी तय कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने राजभवन के दरवाजे आम आदमी को खुले किए, और आम आदमी को खुले करने के बाद जो भी लोगों की बातें हैं मैं सुनता रहा। अब विश्वविद्यालय का काम है, अब विश्वविद्यालय में 26 विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति हूँ। अब यहाँ के विश्वविद्यालय में कभी कभी जो दीक्षांत समारोह है वो 2-2, 3-3 साल में नहीं हुए थे। मैंने उसमें समानता लाई। अब गए साल में सभी के सभी 22 विश्वविद्यालय, 4 का जो नहीं हुआ है उसका कारण भी ये है कि वहाँ के विद्यार्थी छात्र नया यूनिवर्सिटी होने के कारण अब तक परीक्षा तक नहीं पहुँचे है ग्रेजुएशन के। तो जो भी काम हाथ में मैंने उठाया लिया, लेकिन राजभवन और राज्यपाल का भी कुछ काम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि विभिन्न कारणों से जो गतिविधियाँ मेरे 2 साल में हुई और विशेषतः 1 साल में जो हुई, उसके कारण उसमें ये अच्छा है और ये लोगों ने तय करना है। गवर्नर साहब, इस 2 साल के कार्यकाल में 15 से ज़्यादा ऐसे मौके आए जब आपका और सरकार के बीच, राजभवन बल्कि मैं कहूँगा राजभवन और सरकार के बीच कई बार बड़े टकराव के हालात रहे। तमाम बार ऐसा हुआ कि राजभवन कई चीज़ों पर अड़ गया, जैसे एमएलसी की सूची से लेकर लोकायुक्त के मुद्दे को लेकर। तो तमाम बार ऐसा हुआ कि राजभवन और सरकार के बीच बड़े असहज रिश्ते रहे हैं। तो बतौर हेड ऑफ द स्टेट ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इस तरह के टकराव को टाला जाए? ऐसा है कि
आपकी दृष्टि कैसी है, उस पर ये टकराव है या जो मुझे संविधान ने दायित्व दिया है। जब मैं राष्ट्रपति जी को पहले दफ़े मिलने के लिए गया तब नमस्कार करने के बाद निकलते समय उन्होंने मुझे भारत का संविधान का किताब दिया और मुझे कहा कि देखिए ये आपका मार्गदर्शक है। तो संविधान में जो दिया है वो संविधान का पालन करते समय किसी को लग सकता है कि मैंने टकराव लिया है, वो टकराव नहीं था, उसका पालन था। अब कोई स्कूल होता है, शिक्षक होता है, तो छात्रों को गड़बड़ करते हैं तो जरा बताते रहते हैं। उस प्रकार से आपने विधान परिषद के नामांकन की चर्चा की। आखिर स्पष्टतः संविधान में लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को नामित करना चाहिए जिनकी विज्ञान में, साहित्य में, कला में, सामाजिक कार्य में और साथ ही साथ सहकारी क्षेत्र में विशेषता कुछ होनी चाहिए। अब वो नहीं है, ऐसा मेरे पास आ गया तो मैं क्या करूं? आखिर संविधान के अनुसार काम करना मेरा दायित्व है। और मैं ये भी बता दूं, मैंने जो भी भूमिका ली है वह लगातार मैं मुख्यमंत्री राज्य के प्रमुख के नाते उनके साथ चर्चा करता रहा, मिलता रहा, पत्र व्यवहार भी करता रहा। इसलिए इसमें टकराव नहीं कहा जा सकता है। इसमें टकराव शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ओपनली आप पर अटैक किया था, इसलिए मैंने टकराव जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये टकराव पार्टी कह सकते हैं और पार्टी में भी जो पार्टी के मुखिया होते हैं उन्होंने कभी इस प्रकार की बात नहीं कही। अब कोई राजनीतिक मुझ पर टीका टिप्पणी करे तो उनका वो दायित्व है राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन मेरा जो पद है उसकी गरिमा और उसके लिए जो एक लक्ष्मण रेखा संविधान में दी हुई उसका कभी भी मैंने लंघन किया नहीं है। और इस भूमिका में किसी को लगा कि उनके अनुकूल ये बात नहीं है तो उनको शिकायत कई बार मर्तबा ऐसा हुआ जब समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों ने, खासतौर पर बीएसपी की तरफ से भी ये बात कही गई कि राजभवन का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है। अब ये राजनीतिक टीका टिप्पणी है और राजनीतिक टीका टिप्पणी का आपने देखा होगा कि ऐसे कोई भी टीका टिप्पणी का मैंने 2 साल में मैं बहुत बोलता रहा, सही, लेकिन ऐसे विषय पर मैंने कभी टीका टिप्पणी का उत्तर भी नहीं दिया क्योंकि राजनीतिक टीका टिप्पणी उसमें राज्यपाल ने कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता है। अपने अपने ढंग से लोग देखते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मीडिया को क्या लगा या आम आदमी को क्या लगा यह मेरी परीक्षा का एक स्थान हो सकता है, या राष्ट्रपति जी को क्या लगा वह दूसरा हो सकता है। और शायद उस परीक्षा में मुझे अच्छे मार्क मिलेंगे ऐसा मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत विवादित और बड़बोले मंत्री हैं आजम खां, उनसे आपके रिश्ते कैसे हैं? जैसे एक मंत्री और एक राज्यपाल, एक पार्टी के महासचिव और मैं राज्यपाल, तो इसमें जो राजनीतिक टीका टिप्पणियाँ उन्होंने की उसके बारे में मैंने कभी कुछ कहा नहीं। लेकिन एक बार ज़रूर ऐसा है कि विधानसभा में उन्होंने राज्यपाल के नाते मेरे काम पर कुछ टीका टिप्पणी की और उसमें स्वाभाविक तौर पर मैंने जब वो सुनी देखी तो मैंने विधान परिषद के अध्यक्ष माता प्रसाद जी को कहा कि उन्होंने जो बोला है उसकी मुझे रिकॉर्ड दीजिए। और जब उन्होंने रिकॉर्ड मेरे पास भेजा तो उन्होंने क्या बोला और उसमें से उन्होंने जो असंसदीय है उसमें से क्या निकाला तो वो देखा मैंने, तो 1/3 हिस्सा उनके भाषण का उन्होंने निकाल दिया। ये मैं मानता हूँ कि विधानसभा की गरिमा के भी विरोध में, नियमों के विरोध में बात थी, वो इसलिए काटा गया। मैंने मुख्यमंत्री को उसकी जानकारी दी और उनको कहा कि आप इसका संज्ञान लीजिए, आपको जो उचित लगता है वो करिए। ये बात मैं भी कह दूँ कि कभी कभी कुछ अखबारों ने या कभी कभी आजम खान जी ने भी कहा कि राज्य मंत्री मुझे निकालने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा कोई वक्तव्य मैंने कभी दिया नहीं है। कई बार ऐसा हुआ, मैंने स्वयं भी पढ़ा और सुना भी उनका स्टेटमेंट, आपसे उनको जान का खतरा भी है। अब इसलिए मैंने कहा कि ऐसी शिकायत है तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए, उनको। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिनसे शपथ लेकर वो मंत्री बने हैं उन्होंने अपनी मर्यादाएं लांघी
और बतौर गवर्नर आप उन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ लाचारगी है आपकी? नहीं, लाचारी का कोई सवाल आप तो सीधा नहीं एक्शन ले सकते हैं। नहीं, लाचारी का आप उन्हें बर्खास्त भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, आपके पास अधिकार है। मेरे पास अधिकार है, लेकिन कौन से अधिकार का कब उपयोग करना, इसके लिए कुछ मेरे लिए संयम की बातें हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा आपका बोलता है, आप जरा देख लीजिए। अब मुख्यमंत्री क्या कहते हैं जब आप इस तरह की शिकायतें करते हैं? नहीं, एक्शन तो कोई हुआ नहीं आज तक। नहीं, देखिए, वो तो सुनते रहते हैं और सुनने के बाद कृति करना नहीं करना उनका अधिकार है। लेकिन मैं ये जानता हूँ संविधान के तहत और जो परंपरा है ये उसके तहत भी कि राज्यपाल कभी किसी मंत्री को सीधे निकाल नहीं सकते, निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान का दायरा है और उसकी जो परंपरा है उसमें कोई मंत्री को जो नियुक्त किया जाता है वह मुख्यमंत्री के कहने पर किया जाता है, और इसलिए मुख्यमंत्री को इसके बारे में दखलंदाजी देना चाहिए। मेरा सीधा सवाल ये है कि गरिमा के साथ खिलवाड़ को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? नहीं, जो संविधान है उसके अनुसार मैं चलूंगा। संविधान के लक्ष्मण रेखा के बाहर जाकर यदि मैं काम करूंगा तो राज्यपाल के गरिमा के विरोध में होगा, और इसलिए संयम की भी एक शक्ति होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये संयम की शक्ति मुझे ताकत देती है, और मैं जो कहता हूँ कोई भी विषय के बारे में वो लोगों को अधिक अच्छा भी लगता है। तो ये संयम का मतलब मैं गवर्नर साहब ये समझूं कि आज हम कहाँ फ्री हैं कुछ भी बोलने के लिए? ये तो आप सवाल मुझसे न पूछते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जो उनके नेता हैं या राजनीतिक दृष्टि से उस पार्टी के जो अध्यक्ष है उनको आप पूछ सकते हैं। मेरे लिए तो मैंने कह दिया कि जो संसदीय परंपरा के विरोध में उन्होंने कहा है उसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आपके रिश्ते कैसे हैं? मेरे बहुत स्नेहपूर्ण हैं। मैं मिलता रहता हूँ, समय समय पर चर्चा भी करता रहता हूँ। जो मेरे पास कई बातें ऐसी आती है तो मैं उनको पत्र भी लिखता रहता हूँ। एक स्नेहपूर्ण संबंध में कोई कटुता नहीं है। एक दृष्टि से देखा जाए तो उम्र के हिसाब से भी कहिए या कैसे भी कहिए, अनुभव के आधार पर तो हम मिलते रहते हैं। बतौर मुख्यमंत्री आप कैसा आकलन उनका करते हैं? किस तरह का चीफ मिनिस्टर के तौर पर आकलन करते हैं? और अखिलेश में आप कितना स्कोप देखते हैं बतौर पॉलिटिशियन आगे जाने के लिए? देखिए, ये काम तो जनता का होता है, और खास करके जब विधानसभा के चुनाव कुछ दिनों में आप हम सबके मुखिया हैं तो ऐसे में आपकी राय हमारे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, लेकिन ऐसी राय देने का जो काम है, अधिकार है, वो जनता का होता है। मेरा तो काम ये है कि यहाँ सरकार को जो मुझे उचित लगता है उनको बताएं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सेतु का कुछ काम करे, और संविधान के तहत यहाँ काम चल रहा है या नहीं वो देखे। राष्ट्रपति को उसके बारे में हर महीने में मैं रिपोर्ट भी देता रहता हूँ। और कोई विशेष बात, जैसे कि अभी हमने एक स्पेशल रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी। यहाँ जो मथुरा कैराना और या कैराना की वो जो चर्चा हुई, या उसके पहले दादरा की जो बात हुई, तो ये 3 घटनाएं कानून व्यवस्था के दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। तो मैंने इसके बारे में पहले मुख्यमंत्री से रिपोर्ट प्राप्त किया, और उसके आधार पर मुझे जो भी जानकारी मिली वो मैंने राष्ट्रपति जी के साथ। आपको लगता है कि ऐसी स्पेशल रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना आवश्यक था? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की क्या सचमुच इस कदर नीचे चली गई है कि राष्ट्रपति को एक स्पेशल रिपोर्ट गवर्नर द्वारा भेजा जाना, क्या ये आपका उचित फैसला था? अब आप ही विचार कर सकते हैं कि ये जो 3 घटनाएं हैं उसका कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ संबंध है या नहीं है। निश्चित तौर पर प्रदेश की दृष्टि से ये अहम मुद्दा है। ये मैंने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते समय मैंने और भी एक बात की महत्व की, वो मुझे लगता है कि आपको दर्शकों को भी बतानी चाहिए कि आखिर मथुरा कांड का कारण क्या है। तो वहाँ बड़े पैमाने पर जमीन पर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ। मैं ये देख रहा हूँ 2 साल के मेरे अनुभव में कि उत्तर प्रदेश में जमीन पर अतिक्रमण करने का और जो अपराधी है उसमें बड़ा पैमाने पर जमीन अतिक्रमण का मामला है। तो मैंने फिर मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये बात मथुरा के कारण सामने आई है, तो आप सारे प्रदेश में जिला के जो अध्यक्ष होते हैं, जिलाधिकारी है, उनसे रिपोर्ट लीजिए कि कहाँ कहाँ सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ है, कितना हुआ है, उसका मूल्य क्या है, निकालने की सरकार क्या करे, और एक श्वेत पत्रिका
जनता के जानकारी के लिए दी जाए और सरकार इसमें क्या करेगी वह भी बताया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। अब ये कोई पहले नहीं, लेकिन मथुरा में ये बात बाहर आई है और 2 सरकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मृत्यु, बाद में और 25-26 नागरिकों की मृत्यु अपने आप में एक गंभीर बात आपने है। जब मुख्यमंत्री ऐसे से गंभीर बात पर यदि मैं राष्ट्रपति को नहीं कहूं तो मैं मेरा दायित्व पूरा नहीं करता हूं, ऐसा हो जाएगा। मुख्यमंत्री से जब आपने चर्चा की मथुरा जैसी बड़ी घटनाओं को लेकर, तो किस तरह का एक्शन मुख्यमंत्री ने लेने की आपसे बात कही? नहीं, अभी कोई वादा किया उन्होंने? नहीं, अभी जैसा मैंने कहा क्योंकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ अधिकारी ट्रांसफर कर देना मैं कार्रवाई नहीं मानता। नहीं, आप कुछ भी माने, लेकिन मैंने जो मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया जी कि इस प्रकार की श्वेत पत्रिका निकालनी चाहिए, तो उन्होंने मुख्य सचिव के सचिव को बताकर उत्तर प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों को सूचना दी है कि इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी की जाए, और मैं मानता हूं कि यह सकारात्मक बात उन्होंने की है। अब बाकी की बातें हैं कि आपकी राय एक हो सकती है, मेरी राय दूसरी हो सकती है। जैसे कैराना के बारे में, अब कैराना के बारे में वहाँ के सांसद ने एक बात कही, सांसद ने एक बात कहने के बाद सरकार ने मुख्यमंत्री के नाते जो देखना है वो देखकर मुझे रिपोर्ट भेज दी। बीच में एक संतों की कमेटी गई जांच करने के लिए। अब वो समस्या ये आ गई, आपसे मिलने से पहले रिपोर्ट मार्केट में आ गई। नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन संतों की कमेटी सरकार ने नियुक्त की है या पार्टी ने नियुक्त की है? क्योंकि उसमें नाम आया था शिवपाल जी, जो राज्य के मंत्री भी है और पार्टी के प्रवक्ता भी है, प्रभारी भी है। तो फिर मैंने पूछा उन संतों को कि भाई आप कौन से आधार पर गए? तो उन्होंने कहा कि भाई हमको बताया टेलीफोन पर, इसलिए हम गए। अब बात तो वो है, लेकिन संतों को मैंने ये भी पूछा जिसका उल्लेख आपने किया कि भाई ये रिपोर्ट तो मैंने अखबार में पढ़ी है, तो आप अभी मुझे क्या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देने के लिए आए? बोले हमने नहीं बताया। मैंने बोला क्या ये गैर कानूनी फैसला था इस तरह की जांच कराना? आपने यदि मीडिया को नहीं बताया, प्रेस को नहीं बताया, तो आप आक्षेप ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर। मैंने कहा कि ये आप मेरे लिए बात है और महत्व की है, लेकिन मैंने उनको ये पूछा कि आपने इसमें समाजवादी पार्टी के ही 2 विधायकों को और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पर आक्षेप लिए। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप जांच समिति के तौर पर गए तो आपने इनको क्या पूछा, उनका उसके बारे में कहना क्या था? तो संत कमेटी ने कहा कि हम उनको मिले ही नहीं है। अब सामाजिक न्याय ये होता है, सर्वसामान्य न्याय, आप किसी को पूछताछ किए बगैर फांसी नहीं दे सकते हैं। तो ये बात है। एक गैर कानूनी टीम कमेटी थी वो, जो ऐसे ही जस्ट पॉलिटिकली फॉर्म कर दी गई थी। अभी ऐसा है ना कि ये शब्द जो आपको उपयोग में लाने हैं वो आप ला सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये बात सरकार की दृष्टि से भी महत्व की है, जनता की दृष्टि से है और राष्ट्रपति के दृष्टि से भी महत्व की है, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया। या दादरी का भी, दादरी की घटना होकर लगभग 1 साल हो गए हैं, फिर भी जो लेबोरेटरी का नया रिपोर्ट आया जी कि भाई जो वहाँ मांस मिला वह मांस गोमांस था, अब बात नहीं आ गई। और इसलिए ऐसी जो घटना होती है, संवेदनशील घटनाएं होती है, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री से प्राप्त करना, ये मेरा दायित्व है। कैराना की घटना को आप उत्तर प्रदेश या देश के लिए किस तरह का संकेत मानते हैं? और ये मैं कितनी ऐसा गंभीर मानता घटना हूं है? कि कानून व्यवस्था का ये सवाल है, और ऐसे सवाल जब निर्माण होते हैं तो गंभीरता से सब ने, जिन्होंने ये समस्या खड़ी की है, उन्होंने, जो ऐसे समस्या जब खड़ी होती है तो उसके बारे में उचित काम करने का जिनका अधिकार है, मतलब सरकार का अधिकार होता है, सब ने ये बातें गंभीरता से लेनी चाहिए। नहीं तो केवल राजनीतिक खिलवाड़ का ये विषय बनाएंगे तो वह प्रदेश के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। तो कैराना से जो लोग भी गवर्नर साहब छोड़कर गए, उनको वापस लाने की दिशा में कोई प्रयास किए जाने चाहिए? आपने ऐसा कोई निर्देश राज्य सरकार से दिया या कोई ऐसा परामर्श दिया? ऐसे गए हैं या नहीं गए हैं, इसके बारे में ही सरकार चर्चा कर रही है, तो इसलिए मैंने उनसे जानकारी प्राप्त की है। अब जानकारी प्राप्त करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि उसके बारे में उचित सरकार कार्यवाही करे। आपका दृष्टिकोण क्या है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर?
ऐसा है कि मेरी दृष्टि और आपकी दृष्टि में, आपने चश्मा नहीं पहना है, मैंने चश्मा पहना है, तो कौन कैसा चश्मा पहनता है, दृष्टि देखता मेरे लिए है। इसलिए जानना आवश्यक क्योंकि आपके पीछे जो आपका विराट अनुभव और जो राज्यपाल के पद और उसकी जिम्मेदारी है, उस नाते जनता को ये जानना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उनके अपने गवर्नर का दृष्टिकोण क्या है। मेरा दृष्टिकोण मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ कि कानून व्यवस्था में सुधार होने की आवश्यकता है। अब जो स्थिति है उसमें अधिक अच्छा होना चाहिए, और इस भूमिका में इस बात की मैं चर्चा भी करता रहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से समय समय पर चर्चा करता हूँ, कभी पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा करता हूँ, और ये बात साफ सरल है कि जो घटनाएं होती है कोई उसके लिए अच्छा नहीं कहेगा, तो सुधारने की आवश्यकता होती है। देखिए, जिसको 90% मार्क मिले हैं उसको भी 100 मार्क लाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, वो प्रयास करता रहता है। इसलिए आज की जो स्थिति है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, उस प्रकार से मैं देखता रहता हूँ। किन बिंदुओं पर आपको लगता है कि यूपी में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ कमी है जिसको ठीक करने की जरूरत ऐसा है? कि मोटे तौर पर मैं कुछ कह सकता हूँ। एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि 2 साल में आपने यहाँ पर 2000 से ज्यादा अपराध तो पढ़ लिए होंगे, अखबारों और टेलीविजन में देख भी लिया होगा, तो ऐसे में आपका दृष्टिकोण बड़ा आवश्यक है समझना। नहीं, देखिए, ये तो बात सही है कि आप अखबार खोलेंगे तो अखबार खोलने के बाद एक दिन चाहे तो आप प्रयोग करिए कि कोई भी दैनिक लीजिए, जागरण लीजिए या अमर उजाला लीजिए, कोई भी लीजिए, और उसमें 16 पन्ने का यदि वो अखबार है तो उसमें से आप अपराध के जो खबरें हैं वो निकाल दीजिए, तो 50% से अधिक कागज आपको रिक्त देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए अपराधीकरण जो है उसको रोकने की आवश्यकता होती है। अब मीडिया एक दृष्टि से काम भी कर रही है कि भाई जो जो जहाँ उनको पता चलता है वो सामने ला रही है, और इस भूमिका में अपराध कौन कौन से कारण से होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि ज़मीन पर आक्रमण, ज़मीन पर अतिक्रमण, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के अपराधी जगत की यह एक बहुत बड़ी जड़ है कि उसके कारण होता है। साथ ही साथ ये भी है, मनुष्य से जो दोष होते हैं, फिर उसमें से रेप आती है, हत्या आती है, ये बातें दूसरी है, इसके कारण अपराध बढ़ते हैं। और तीसरी बात यह है कि अपराध करता है उसके मन में एक डर पैदा होना चाहिए कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो मुझे बख्शा नहीं जाएगा। उसमें और अच्छी तरह से जो मौजूदा पुलिस व्यवस्था है वो सक्षम है आपके इन परामर्शों को अमली जामा पहनाने के लिए? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस हो या अधिकारी हो, प्रशासकीय अधिकारी, उनमें निश्चित तौर पर क्षमता है। बात ये होती है कि शायद आपको भी मालूम होगा कि मैं जब जनप्रतिनिधि नहीं था तो पार्टी का अलग अलग प्रकार का काम मेरे पास होता था। 2004 से 2007 तक मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन समिति का अध्यक्ष था। उस अध्यक्ष के कार्यकाल में मैंने अभी जो मंत्री है सुश्री उमा भारती या मदन लाल खुराना पर कुछ एक्शन ली थी, बाहर का रास्ता दिखाया। फिर वो आप अपने अपने शब्दों का उपयोग करें, मुझे मेरे शब्दों का उपयोग करना दो। ऐसा कोई परामर्श आपने मुख्यमंत्री को दिया कि वो ब्यूरोक्रेसी में स्थिरता ले आए? नहीं, अभी ऐसा परामर्श दिया? हाँ, बात समय समय पर बात करते रहते हैं, कोई घटना होती है तो बात करते रहते हैं, और वह भी ये जानते हैं। और इस भूमिका में मुझे लगता है कि मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो यह एक अहम सुशासन का मुद्दा है कि सरकारी काम में एक स्थिरता होनी चाहिए। ऐसी स्थिरता ही प्रदेश को आगे ले जाने में मदद करेगी। गवर्नर साहब, लोग ये कहते हैं कि आप बहुत अति सक्रिय राज्यपाल हैं। ये सर्टिफिकेट है। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इसका क्या जवाब देते हैं? नहीं, देखिए, मैं सक्रिय हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं ये भी उसके पहले जो अति लोग कहते हैं नहीं, ऐसा है ना, लोग मुझे अभी भी देख रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन तो मैं भी देख रहा हूँ ना। तो मेरा जीवन क्या है, मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ और रात को 11 सवा 11 बजे तक सोने के लिए जाता हूँ। बीच में भोजन के लिए 1-1 घंटा जाता है, वो छोड़ दिया तो मुझे दोपहर को नींद लेने की आदत नहीं है कहिए, या मैं नींद लेता नहीं हूँ। जो मैं 1978 में पहले दफ़े MLA बना,
वो जो मेरी सक्रियता थी वो अलग ढंग से आज भी है। और इसलिए थोड़ा लोगों को ये भी लगता होगा कि इसके पहले के जो जी, correct, राज्यपाल होंगे वो उस प्रकार से नहीं। उसका भी एक कारण है, मैं किसी को दोष देना कभी उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन उसका कारण, उसकी मीमांसा मैं ये करूँ तो मेरे यहाँ के पहले समझो 3 राज्यपाल आप देखेंगे तो वह एक दृष्टि से ब्यूरोक्रेट्स थे। क्या कहते हैं हिंदी में ब्यूरोक्रेट? नौकरशाह। नौकरशाह। और नौकरशाह का उनका जीवन, उनकी कार्य पद्धति, और मैं रहा हूँ जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता, तो ये मेरी सक्रियता है। और ये सक्रियता प्रदेश को अधिक अच्छा बने, उत्तम प्रदेश बने, उसकी ओर जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी बातें तो जनता ने तय करनी है। आपको लगता है तो आप भी अभी गवर्नर साहब अभी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अभी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन प्रधानमंत्री ने बुलाया दिल्ली में, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए। देखिए, कोई भी जो चर्चा होती है उसके 2 दृष्टिकोण होते हैं। यह केवल एकेडमिक चर्चा यदि होती कि भाई राज्यपाल पद की जिम्मेदारी क्या, काम कैसे है, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बुलाया हुआ मुख्यमंत्री के मीटिंग में इसकी चर्चा होती है तो एक स्वाभाविक तौर पर उसको एक राजनीतिक इस प्रकार का रंग आता है। और जब राजनीतिक रंग आता है, दूसरे प्रदेशों के राज्यपालों के बारे में बोला जाता है, जिस पर राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ निर्णय दिए हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहूँ, मुझे लगता है कि मेरी जो लक्ष्मण रेखा है पद की, उसके आगे जाकर होगा। इसलिए उस पर और कुछ कार्रवाई, और कुछ मत प्रदर्शन करना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। नीतीश का ये बयान राजनीति से प्रेरित है? नहीं, लेकिन एक बात तो है, ये है कि जो भी कारण से इस प्रकार के विवाद होते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि मुझे संविधान में जो लक्ष्मण रेखा है वो मालूम है और उसके अनुसार मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, यह तो 2 ही लोग तय कर सकते हैं, एक राष्ट्रपति जी या फिर आप मीडिया वाले हैं या यहाँ की जनता है, वो तय करे कि अब आपका जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें आपके सामने क्या चुनौतियां हैं और आपने अपने लिए किस तरह का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, मेरे जीवन का लक्ष्य है चरवती चरय होती। उसका हिंदी में अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। कि जब भी आपके बारे में कोई इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी आजम खां या दूसरे दल या दूसरे नेता करते हैं, दुख तो होता होगा? नहीं, जवाब देने का भी मन करता होगा, क्योंकि आप हैं तो जनता से ही जुड़े हुए। नहीं, दुख नहीं, मुझे दया आती है ऐसे लोगों पर, क्योंकि वो भी जानते हैं कि राज्यपाल होने के बाद मैं ऐसे टीका टिप्पणी का कोई उत्तर नहीं दूंगा। तो जब उनको ये मालूम है और मुझ पर कुछ ऐसा कह के उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ वो जनता भी देखती है और जनता को भी ये लगता है कि भाई क्या बेकार की टीका कर रहे हैं, इन्होंने क्या खराब किया है। विधान परिषद के नामांकन की बात है, लोकायुक्त की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दया आती है मेरे मन में, और कोई भाव दूसरा नहीं है। लेकिन दया भाव आने के बाद भी उसका प्रकटीकरण करना योग्य नहीं होता है। लेकिन आपने बताया, पूछा, इसलिए मैंने बताया। गवर्नर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर राजभवन में 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। और अभी आपका कार्यकाल में और भी जो वक्त है उसमें आपको बहुत शुभकामनाएं ईटीवी के दर्शकों की तरफ से, ईटीवी की तरफ से, कि आप उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा काम कैसा है वो राष्ट्रपति देखे, जनता देखे और मीडिया भी देखे। हम उम्मीद करते हैं आपने जो शुभेच्छा दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के विकास और जो सामाजिक सरोकार है उत्तर प्रदेश के, उसमें आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले दिनों में होगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद गवर्नर साहब, इस साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने ईटीवी पर इंटरव्यू देकर ये बात स्पष्ट कर दी है कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर वो कृत संकल्पित हैं और आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश को लेकर उनके जो अपनी भूमिका है उसको वो स्पष्ट करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर, राजभवन और सरकार से टकराव से लेकर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लेकर तमाम महत्वपूर्ण सवालों का गवर्नर साहब ने सीधा जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।